एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रात का आखिरी पहर था। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। कभी कभार कोई गाड़ी नजर आ जाती। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई चुबुर्जी वाली सड़क पर आ गई। चुबुर्जी चौक से जरा पहले शारिक को चौंक जाना पड़ा। एक पुलिस वाला सड़क के वस्त में खड़ा गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। पहले तो शारिक के जहन में ख्याल आया कि साइड देकर गाड़ी को तेज रफ्तारी से निकाल ले जाए, लेकिन पुलिस वाले के हाथ में राइफल भी थी। वो फायर कर सकता था। शारिक ने कार की रफ्तार कम कर ली और करीब पहुंचकर उसे रोक दिया। उसी लम्हे एक और पुलिस वाला भी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। शारिक ने इधर उधर देखा। सिर्फ वही दो पुलिस वाले थे। एक पुलिस वाले ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त कहां से आ रहे हैं? दूसरा पुलिस वाला राइफल लिए कार के सामने खड़ा हो गया। शारिक ने कहा, मेरा ख्याल है किसी शहरी के किसी भी वक्त और कहीं भी आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। पुलिस वाले ने उसे घूरा, बोला, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। इंजन बंद करके नीचे उतर आइए आप लोग, हम गाड़ी चेक करेंगे। शारिक बोला, क्यों संतरी बादशाह, किस्सा क्या है? संतरी ने जरा सख्त लहजे में कहा, रिवास गार्डन में डकैती की वारदात हुई है। वो बहुत कुछ लूट कर ले गए हैं। आप लोग नीचे उतर आइए। शारिक बोला, हम तुम्हें चोर या डाकू नजर आते हैं संतरी बादशाह? संतरी ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, आप लोग नीचे उतर आए। शारिक ने कनखियों से नौलखे की तरफ देखा और फिर इंजन बंद करके नीचे उतर आया। नौलखा और गामा वगैरह भी नीचे आ गए। उन्होंने कार के दरवाजे खुले छोड़ दिए। वही पुलिस वाला जो शारिक से बातें कर रहा था आगे झुककर कार की तलाशी लेने लगा। नौलखा दूसरे पुलिस वाले के करीब जाकर खड़ा हो गया। पुलिस वाले ने राइफल ऊपर कर ली। दूसरा पुलिस वाला कार में झुका सीटों के सामने फुटमैट पर इधर उधर झांक रहा था कि पिछली सीट के पीछे से धप धप की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। आवाज सीट के पीछे डिक्की की तरफ से आ रही थी। पुलिस वाला एकदम सीधा हो गया। उसने शारिक को घूरा, बोला, डिक्की में क्या है, खोलो इसे। नौलखे ने अपनी जगह पर खड़े खड़े कहा, कुर्बानी का बकरा है संतरी बादशाह, डिक्की खोली तो भाग जाएगा, तुम उसे रहने दो और अपना काम करो। पुलिस वाले ने राइफल तान ली, बोला, मैं कहता हूँ डिग्गी खोलो। शारिक ने कंधे उचकाए, लेकिन डिक्की तो बहरहाल उसे खोलना ही पड़ी। डिक्की जैसे ही खुली, एक आदमी को बंधे पड़े देखकर पुलिस वाला उछल पड़ा। वो धाड़ा, ये कौन है, बाहर निकालो उसे। माझा गुज्जर डिक्की में पड़ा हुआ था। उसके मुंह में भी कपड़ा ठुसा हुआ था। वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन गाड़ी रुकने के बाद बातों की आवाज सुनकर उसने डिक्की में मचलना शुरू कर दिया। इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। डिक्की खुलते ही उसने पुलिस वाले को देखा तो उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। शारिक का इशारा पाकर गामे और राजू ने उसे डिक्की से निकालकर सड़क पर पटक दिया। पुलिस वाले ने लहजे को बारूद बनाने की कोशिश करते हुए पूछा, कौन है ये और तुम लोग कौन हो? नौलखे ने कहा, कुर्बानी का बकरा है यार, पहले भी तुम्हें बताया था। पुलिस वाले ने अपने साथी को आवाज दी, उमरदीन, ये लोग कोई वारदाती लगते हैं, होशियार रहना। शारिक ने कहा, ये हमारा दोस्त है, हिरवन का नशा कर रखा है, इसलिए हमने इसे बांध कर डाल रखा है। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो बाईं तरफ वाली सड़क पर बहुत दूर एक गाड़ी के हेडलैंप्स दिखाई दिए। वो गाड़ी इसी तरफ आ रही थी। सूरत हाल खासी तशवीशनाक थी। इस बात का भी इम्कान था कि वो गाड़ी पुलिस की हो। ऐसी सूरत में ये लोग फंस सकते थे। उसने नौलखे की तरफ देखते हुए मखसूस इशारा किया और वो करीब खड़े हुए कांस्टेबल की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, संतरी बादशाह, तुम तो बिला वजह हम पर शक कर रहे हो, हम तो शरीफ लोग हैं। और उसने अचानक ही संतरी बादशाह की राइफल पर हाथ डाल दिया। उसके साथ ही उसकी पिंडली पर ठोकर रसीद कर दी। दूसरी तरफ नौलखा भी ऐसी ही कार्रवाई कर चुका था। मोहतात होने के बावजूद दोनों पुलिस वाले मार खा गए। उनकी राइफलें अब शारिक और नौलखे के कब्जे में थीं। वो गाड़ी करीब पहुंच रही थी, फिर दफतन फजा सायरन की आवाज से गूंज उठी। शारिक का शुबा दुरुस्त निकला। वो पुलिस की गाड़ी थी। पुलिस वालों ने गालिबन दूर से ही सफेद कार और उन लोगों को देख लिया था। सायरन बजाने का मकसद गालिबन ये था कि वो चौक पर ड्यूटी पर खड़े हुए कांस्टेबलों को अपनी आमद की इत्तला देना चाहते थे। शारिक चीखा, कामे, राजू जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। नौलखे ने दोनों कांस्टेबलों को राइफल की जद पर ले लिया। शारिक ने फुर्ती से ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया। उसने कांस्टेबल की छीनी हुई राइफल पीछे गामे के हवाले कर दी। नौलखा भी कार की तरफ दौड़ा। वो पूरी तरह बैठ भी नहीं पाया था कि शारिक ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। नौलखा गिरते गिरते बचा। शारिक ने गाड़ी समनाबाद मोड़ की तरफ दौड़ा दी। राजू बोला, ओए नौलखे, तुम्हारा कुर्बानी का बकरा तो वहीं रह गया।
नौलक्खे ने कहा, रहने दो कमबख्त को, पुलिस वालों के काम आएगा। नौलक्खे ने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस की एक गाड़ी एक लम्हे को चौक पर उन पुलिस वालों के करीब रुकी और फिर तेजी से उनके पीछे आने लगी। शारिक ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। दोनों गाड़ियों में फासला काफी था। कोई भी गाड़ी फायरिंग की रेंज में नहीं थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी से फायरिंग शुरू हो गई। पिछली सीट पर बैठे हुए गामे ने भी राइफल खिड़की से निकालकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। समनाबाद मोड़ से शारिक ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। उसके कुछ ही देर के बाद पुलिस की गाड़ी भी उस तरफ मुड़ी थी। फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। गामे की राइफल का मैगजीन खाली हो गया। उसने राइफल खिड़की से बाहर फेंक दी और नौलक्खे से दूसरी राइफल ले ली और दोबारा फायरिंग करने लगा। उनकी फायरिंग का मकसद पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो तो उन्हें अपने से दूर रखना चाहता था। शारिक ने गाड़ी एक गली में मोड़ ली और फिर गलियों ही गलियों में होता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। पुलिस की गाड़ी का अब कोई पता नहीं था। गामे ने दूसरी राइफल भी सड़क पर फेंक दी और सीट पर सीधा होकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर घूमने के बाद शारिक फिरोजपुर रोड पर निकल आया और इचरे मोड़ से उसने गाड़ी अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। कार जब कोठी के सामने रुकी तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। शारिक ने हॉर्न बजाया तो कुछ ही देर के बाद खादिम ने दरवाजा खोल दिया। वो लोग हॉल कमरे में ही ठहर गए। शारिक भी ऊपर अपने कमरे में जाने की बजाय वहीं सोफे पर लेट गया। कुछ देर तक वो इस नई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते रहे और फिर ऊँघते हुए नींद की आगोश में पहुंच गए। समीना के लिए कोई काम नहीं था। वो घर में कैद होकर रह गई थी। बोरियत हद से बढ़ गई थी। वो चंद रोज कराची में रही थी तो आजादी से घूम फिर तो सकती थी, लेकिन जहां तो बिल्कुल ही कैद होकर रह गई थी। लेकिन बिलाखिर उसने घर से निकलने का फैसला कर ही लिया। वो लोग नाश्ते वगैरह से फारिग हुए तो 10 बज रहे थे। नाश्ता करने के बाद समीना अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके लिबास तब्दील करने लगी। इस मर्तबा उसने ढंग का लिबास पहना था। हल्के नीले रंग का सूट उस पर खूब सज रहा था। तैयार होने के बाद उसने अपना सूटकेस खोला और वो चीजें निकालकर प्लास्टिक के एक थैले में रखने लगी जो उसने कराची से रजिया के लिए खरीदी थी। 3-4 सूट पीस और कुछ ऐसी ही चीजें। फिर कुछ सोचकर उसने जेवर का वो सेट और सूट पीस भी थैले में रख लिए जो मस्कत से रवाना होते वक्त मुल्ला बशीर पंजगोरी ने उसे तोहफे के तौर पर दिए थे। वो सूटकेस बंद करके थैले में रखी हुई चीजों को चेक कर रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज उभरी। जाहिर है ये शारिक के अलावा कौन हो सकता था। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो शारिक ही था। समीना को कहीं जाने के लिए तैयार देखकर वो चौंक गया। शारिक ने उसे सर तपा देखते हुए कहा, कहीं जा रही हो? समीना ने कहा, हाँ, बेजारी की हद तक बोरियत हो रही है, मैं रजिया के यहाँ जा रही हूँ। शारिक चौंक गया, बोला, रजिया के यहाँ? फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, रजिया तुम्हें बहुत याद आ रही है, अक्सर तुम उसका जिक्र करती रहती हो। हालांकि कराची जाने से पहले उससे तुम्हारी सिर्फ एक ही मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। समीना ने कहा, पता नहीं क्या बात है। रजिया और माँ जी से वो पहली ही मुलाकात मेरे दिल में कुछ अजीब सा एहसास जगा गई है। मैं एक लम्हे को भी उन्हें फरामोश नहीं कर सकी। उनसे मुलाकात में अजीब सी चाहत और अपनायत का एहसास हुआ था। इसकी वजह शायद यह है कि मेरे अपने मुझसे दूर हो चुके हैं। मैं रजिया और माँ जी के पास जाना चाहती हूँ। 2-4 दिन उनके पास रहूंगी। शारिक चंद लम्हे अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। चंद मिनट रुक जाओ, मैं तैयार हो लूँ। शारिक समीना के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। समीना ने एक बार फिर सूटकेस खोल लिया और अपने चंद जोड़े निकालकर दूसरे थैले में रखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गई। उसके चंद ही मिनट के बाद शारिक भी आ गया। शारिक ने गामे को इशारा किया, बोला, गामे तुम चलो हमारे साथ। फिर नौलक्खे से बात करने लगा। चंद मिनट के बाद उनकी गाड़ी कोठी से बाहर निकल रही थी। समीना अगली सीट पर बैठी थी और गामा पिछली सीट पर। कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई मैकलोड रोड पर आ गई और बिलाखिर शारिक ने कार लाहौर होटल के सामने रोक ली। शारिक ने गामे की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ उतर जाओ गामे, तुम्हें मालूम करना है कि रात को हमारे यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ था और माझा गुज्जर कहाँ है। मैं शाम को घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम होशियार रहना, ऐसा ना हो कि तुम भी धर ले जाओ। गामे ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, इत्मीनान रखो शारिक बाबू, अब मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा। गामे के उतरने के बाद शारिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो अगर चाहता तो इचरे से दूसरी तरफ से होता हुआ गुलबर्ग नहर की तरफ निकल सकता था, मगर गामे की वजह से उसे इतना तवील चक्कर काटना पड़ा। अब वो रेलवे स्टेशन के करीब से होकर गड़ी शाहू की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गया और फिर गड़ी शाहू के पुल पर से होता हुआ जीटी रोड पर आ गया। उसके बाद घर पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा न लगे। कॉल बेल समीना ने बजाई थी। शारिक उस वक्त कार ही में बैठा शीशे वगैरह चढ़ा रहा था। कॉल बेल के जवाब में दरवाजा शाहिद ने खोला था। उसने पहले अजीब सी नजरों से समीना की तरफ देखा जो उसे एक तरफ हटाते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी।
शाहिद गालिबन समीना को पहचान नहीं सका था, लेकिन फिर शारिक को कार से उतरते देखकर वो एकदम दरवाजे से हट गया और एक कमरे की तरफ रुख करके चीखा, माँ जी, शारिक भाई आए हैं और वो बीबी भी। वो समीना का नाम भूल गया था। शारिक के बाहर वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होने से पहले मरियम अपने कमरे से निकल आई थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। समीना दौड़कर उससे लिपट गई, बोली, माँ जी कैसी हैं आप? मरियम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीती रहो बेटी, ठीक हूँ, कमजोरी बहुत हो गई है, चला नहीं जाता। शारिक कहाँ है? समीना ने पीछे मुड़कर कहा, वो आ रहा है। फिर शारिक को देखकर बोली, लीजिए वो आ गया। शारिक तेज तेज कदम उठाता हुआ करीब पहुंच गया। उसने मरियम को सलाम किया और वो दोनों उसे सहारा देकर ड्राइंग रूम में ले आए। शारिक ने पूछा, आप कैसी हैं माँ जी? उसने मरियम को सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके कदमों में कालीन पर बैठ गया। मरियम ने जवाब दिया, कमजोरी बहुत हो गई है बेटा, तुम्हारी फिक्र न होती तो मैं अब तक हट्टी कट्टी हो चुकी होती। समीना ने कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ जी। रजिया कहाँ है? मरियम बोली, वो निगहत के साथ बाजार गई है, बस आती ही होगी। शारिक ने पूछा, आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई? मरियम बोली, अरे बेटे, उनके वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आता। ये कहते कहते वो खामोश हो गई। समीना बोली, सेमेस्टर? मरियम बोली, हाँ हाँ वही, कह रही थी 2 दिन की छुट्टी है। समीना बोली, गैप होगा। और फिर वो मौजू बदल कर बातें करने लगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद रजिया आ गई। वो पड़ोसन के साथ सौदा वगैरह लेने बागबान पूरे बाजार गई थी। उसे दरवाजे पर ही शाहिद ने समीना और शारिक के बारे में बता दिया और शायद इसीलिए वो दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। पहले वो शारिक से लिपटी, फिर समीना से लिपट गई। पहली मर्तबा जब समीना यहाँ आई थी तो शारिक ने उसका तारुफ बिजनेस पार्टनर की हैसियत से करवाया था, लेकिन वो दोनों इस कदर बेतकल्लुफ हो गई थी कि उनमें कोई इम्तियाज नहीं रहा था और उस वक्त भी वो इस तरह मिली थी जैसे बिछड़ी हुई पुरानी सहेलियां मिली हों। रजिया ने समीना से शिकायती लहजे में कहा, अकेले अकेले कराची घुमाई, हमें पूछा तक नहीं। समीना बोली, हम एक बिजनेस टूर पर गए थे, तुम्हें साथ ले जाते तो सैर क्या खाक होती। तुम अपने इम्तिहान से फारिग हो लो तो तुम्हें सैर कराने के लिए सिर्फ कराची ही नहीं दूसरी जगहों पर भी ले चलूंगी। रजिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, बोली, वादा? समीना ने हंसते हुए उसके हाथ पर हाथ रख दिया, बोली, वादा। फिर शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। रजिया ने थैला लेकर इस्त्याक भरे लहजे में पूछा, क्या है? समीना ने जवाब दिया, थैला खोल कर देख लो, इसमें माँ जी के लिए भी कुछ है। रजिया ने जल्दी से शॉपिंग बैग खोला और एक एक चीज निकालती चली गई। हर मर्तबा उसके मुंह से वाह वाह निकल जाता और जब उसने जेवर वाला डब्बा खोला तो उसके मुंह से एक लंबी ओ की आवाज निकली। जेवर का ये सेट देखकर शारिक भी चौंक गया था। उसने वो कपड़े भी पहचान लिए थे जो मुल्ला बशीर पंजगोरी ने समीना को दिए थे और समीना ये सब कुछ रजिया के लिए ले आई थी। हीरो वाला जेवर का वो सेट 2 लाख रुपए से कम मालियत का नहीं था। रजिया नेकलेस निकाल कर अपने गले पर लगाते हुए बोली, कितना खूबसूरत है ये सेट, कीमती भी बहुत है। शारिक ने कहा, 2 लाख रुपए से कम का नहीं है, हीरे जड़े हुए हैं, हीरे। रजिया बोली, 2 लाख रुपए? उसको सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। नेकलेस उसके हाथ से छूटकर डिब्बे में गिर गया। मरियम भी 2 लाख रुपए का सुनकर चौंक गई। बोली, अरे बेटी, इतनी कीमती चीजें लाने की क्या जरूरत थी, कोई छोटा मोटा तोहफा ला दिया होता। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ही तो बहन है मेरी माँ जी, उसे भी छोटे मोटे तोहफे पर टरखा देती। रजिया उससे लिपट गई, बोली, आप कितनी अच्छी हैं समीना भाजी। समीना ने उसे अपने सीने से लिपटा लिया। रजिया को सीने से लिपटाकर उसे अजीब सा सुकून मिला। शारिक गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अब उसे शायद पहली मर्तबा ये एहसास हुआ था कि उसने समीना के साथ ज्यादती की थी। अपनी मोहब्बत के नाम पर उसने समीना को उसके माँ बाप बहन भाइयों से दूर कर दिया था। रजिया और मरियम की सूरत में उसे शायद अपनी माँ और बहन की शक्लें नजर आई थीं और वो उन पर अपना प्यार निछावर कर रही थी। शाहिद उनके लिए चाय बनाकर ले आया था। समीना ने बैग में से निकाले हुए 2 सूटों का कपड़ा उठाकर मरियम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ जी, ये 2 सूट आपके लिए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए क्या लूं, बस यही 2 सूटों का कपड़ा उठा लाई। मरियम ने कहा, मेरी एक बात जहन में रखो बेटा, खुलूस और मोहब्बत से जो तोहफा किसी को दिया जाए वो बहुत कीमती होता है। किसी तोहफे की मालियत को नहीं देखा जाता, दरअसल उसके पीछे उस जज्बे और खुलूस को देखा जाता है जिसके तहत तोहफा किसी को दिया जाता है। और फिर तुम तो इतना कुछ ले आई हो कि समझ में। समीना ने उसकी बात काटी, बोली, माँ जी, मैं आपकी बेटी नहीं। मरियम बोली, क्यों नहीं बेटा, मेरे लिए जैसी रजिया है वैसी ही तुम हो। शारिक ने कहा, फजा कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई है, मेरा ख्याल है हमें चाय पी लेनी चाहिए, शायद इस तरह ये बोझलपन खत्म हो जाए। समीना ने घूर कर उसकी तरफ देखा और मेज पर रखा हुआ कप उठा लिया। उसके बाद वाकई ये मौजू बदल गया था। रजिया समीना से कराची के बारे में पूछ रही थी। चाय खत्म हुई तो मरियम उठ गई, बोली, मैं देखूं जरा शाहिद क्या कर रहा है। समीना बोली, नहीं माँ जी, आप बावर्ची खाने में नहीं जाएंगी, आप आराम करें।
किचन का मामला हम खुद देख लेंगे। उसने मरियम को किचन में न जाने दिया। रजिया ने अपनी तमाम चीजें संभाल कर अपने कमरे में रखी और वो दोनों किचन में आ गईं और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी, जबकि शारिक मरियम के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठा बातें करता रहा। रात 10 बजे के करीब शारिक वापस चला गया। समीना वहीं रह गई। वो आई ही जहां रहने के लिए थी। रात को वो मरियम के कमरे में बैठी देर तक बातें करती रही। फिर रजिया और वो शारिक वाले कमरे में आ गईं और पलंग पर लेटी बातें करती रहीं। समीना को यहाँ रहते हुए 6-7 रोज गुजर गए थे। इस दौरान शारिक सिर्फ एक मर्तबा आया था। इस घर में समीना का दिल लग गया था। मरियम की खिदमत के साथ साथ उसने घर के काम काज भी संभाल लिए थे। शारिक के होने के बावजूद किचन उसने संभाल लिया था। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद रजिया भी उसके साथ काम में शामिल हो जाती और फिर रात के खाने के बाद समीना उसे पढ़ाई में भी मदद देती। इन चंद दिनों के दौरान समीना कई मर्तबा रजिया के साथ बागबानपुरा बाजार में गई थी। बाजार जाते हुए वो बुर्का पहन लिया करती थी ताकि वो किसी जानने वाले की नजरों में ना आ जाए। मरियम समीना से बहुत खुश थी। वो जिस तरह मरियम की खिदमत कर रही थी उससे मरियम को एहसास होने लगता था जैसे समीना उसकी अपनी बेटी हो। समीना ने भी यहाँ रहते हुए एक बात खास तौर से महसूस की थी। शारिक ने बताया था कि मरियम और रजिया से उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। जब शारिक के वालिदैन जिंदा थे तो मरियम उनके घर काम किया करती थी और जब शारिक एक नाकर्दा जुर्म की सजा भुगत कर जेल से बाहर आया तो मरियम ही ने उसे सहारा दिया। लेकिन जहां सूरत हाल देखकर समीना बाज औकात उलझन में पड़ जाती। वो सोचने लगती कि शायद शारिक ने उनके बारे में उससे झूठ बोला था। शारिक के हवाले से मरियम का तर्ज अमल ऐसा था जैसे वो उसका सगा बेटा हो और रजिया भी शारिक को सगे भाइयों की तरह ही चाहती थी। उन दोनों को हर वक्त शारिक ही की फिक्र रहती। उस रोज शाम के वक्त समीना रजिया के साथ बागबानपुरा बाजार गई। बाजार में घूमते हुए उसने बुर्के का निकाब उठा रखा था। एक दुकान से सौदा खरीदते हुए समीना ने महसूस किया कि एक आदमी उसे बड़े गौर से देख रहा था। समीना ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो वो आदमी वहां से गायब हो गया। समीना के ख्याल में वो कोई औबाश किस्म का आदमी था जो उन्हें अकेले देखकर उनके पीछे लग गया था। समीना के घूर कर देखने पर वो आदमी वहां से चला गया तो समीना ने इत्मीनान का सांस लिया। और फिर उसी रात 11 बजे के लगभग कॉल बेल बजी तो समीना उस वक्त किसी काम से बाहर निकली थी। उसने सोचा कि शारिक के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इससे पहले कि शाहिद अपने कमरे से निकलता समीना दरवाजे पर पहुंच गई। उसने दरवाजा खोल दिया। फिर दूसरे ही लम्हे उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। दरवाजे के सामने माझा गुज्जर खड़ा था। उसके साथ वही आदमी था जिसे समीना ने बाजार में देखा था। समीना ने दरवाजा बंद करना चाहा मगर माझे गुज्जर ने जल्दी से आगे बढ़कर पैर दरवाजे में फंसा दिए। माझे गुज्जर के हाथ में पिस्तौल देखकर समीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच सकती माझे गुज्जर के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख उसकी तरफ उठ गया। उसके हलक से गुर्राहट सी निकली। अगर तुम्हारे मुंह से मामूली सी आवाज भी निकली तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा इस तरह बिगाड़ दूंगा कि तुम्हारा आशिक शारिक भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें तलाश किया है। खामोशी से हमारे साथ चली चलो। समीना का चेहरा धुआं हो रहा था। यह पहला मौका था कि बराह रास्त माझे गुज्जर से उसका आमना सामना हुआ था। माझे गुज्जर को वो अच्छी तरह जानती थी कि वो निहायत कमीना और घटिया किरदार का मालिक था। उससे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। मरियम अपने कमरे में थी और रजिया अपने कमरे में। शाहिद भी सारे कामों से फारिग होकर अपने कमरे में बंद हो चुका था। आंगन में सन्नाटा था। समीना ये जानती थी कि अगर उसने मज़ाहमत की तो माझा गुज्जर या तो उसे गोली मार देगा या वो दोनों उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। माझा गुज्जर के हलक से एक बार फिर गुर्राहट निकली। समीना बीबी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी निकलो यहाँ से। समीना ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। उसे माझे गुज्जर के हुक्म की तामील करना ही पड़ी थी। वो खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल आई। दरवाजा उसने खुला ही छोड़ दिया। दरवाजे से बाहर निकलते ही माझे गुज्जर ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीना ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। बोली, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। माझे गुज्जर ने कहा, अब तो हाथ छुड़ा लो, थोड़ी देर बाद सारा पिछला हिसाब किताब लूंगा। समीना कांप कर रह गई। उसे वो वक्त याद आ गया जब वो माझे गुज्जर की नहर वाली कोठी से एक बंदे को कत्ल करके फरार हुई थी। उन दिनों भी माझा गुज्जर उसे बड़ी सरगर्मी से तलाश करता रहा था, लेकिन शारिक ने हमेशा माझे को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और अब वो उसके काबू में आ गई थी। वो यकीनन गिन गिन कर उससे बदले लेगा और शारिक को इसका पता भी नहीं चल सकेगा और रजिया वगैरह को भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गई। रजिया तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कैसे और कहाँ गायब हो गई थी। गली के मोड़ पर माझे गुज्जर की कार खड़ी थी। कार के करीब पहुंचकर माझे गुज्जर ने अपने साथी की तरफ देखा। बोला, सिद्दीके, तू ड्राइविंग सीट पर बैठ, मैं इसके साथ पिछली सीट पर बैठ रहा हूँ। सिद्दीक अगला दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। माझे गुज्जर ने पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया।
पहले समीना को अंदर धकेला और फिर खुद भी अंदर बैठ गया। सिद्दीके ने इंजन स्टार्ट कर दिया। समीना सीट पर सरक कर दूसरे दरवाजे के साथ लग गई थी। सिद्दीका जैसे ही कार को हरकत में लाया, बाएं मोड़ से एक कार उस तरफ घूमी। समीना के जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा, अभी या कभी नहीं। उसके साथ ही उसने आहिस्तगी से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख कर जोरदार झटका दिया और अपने जिस्म के बोझ से दरवाजे को धकेलती हुई बाहर जा गिरी। माजा गुज्जर बुरी तरह बदहवास हो गया। उसे तवक्को नहीं थी कि समीना इस किस्म की कोई हरकत भी कर सकती है। वो बड़ी तेजी से खुले हुए दरवाजे की तरफ लपका। इस दौरान कार 5-6 गज आगे जा चुकी थी और सड़क पर उस तरफ मुड़ने वाली कार करीब आ गई थी। उस कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। दफतन वो कार एक झटके से रुक गई और उसका दरवाजा खुला और एक आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया। वो शारिक था। उसने समीना को देख लिया था और माझे गुज्जर की कार भी पहचान ली थी। उसे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई। शारिक ने जेब से पिस्तौल निकालकर माझे गुज्जर की कार पर फायर कर दिया। गोली पिछले फेंडर पर लगी। माझा गुज्जर चीखा, सिद्दीके, कार भगा।